और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। जम्मू कश्मीर के पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन ने भारतीय कारोबारी गौतम अडानी का शुक्रिया अदा किया। दरअसल भारतीय कारोबारी गौतम अडानी ने पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन से किया वादा पूरा कर दिया है। अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने जम्मू कश्मीर में अनंतनाग के पैरा क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन की आर्थिक मदद की है। इससे पहले उन्होंने एक ट्वीट करके आमिर हुसैन को आर्थिक मदद पहुंचाने का भरोसा दिया था। 34 साल के दिव्यांग क्रिकेटर आमिर हुसैन लोन जम्मू कश्मीर की पैरा क्रिकेट टीम के कप्तान हैं। दोनों हाथों से लाचार होने के बावजूद उन्होंने देश और दुनिया में अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। गुड न्यूज टुडे ने इनके संघर्ष की कहानी प्रमुखता से दिखाई थी। आर्थिक मदद मिलने पर आमिर हुसैन ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि उन्हें ऐसी मदद मिलेगी। अयोध्या में भगवान राम को मिलने वाली सौगातों का सिलसिला जारी है। राम भक्तों ने अब उन्हें चांदी की एक झाड़ू दान की है जिसका वजन 1.751 किलोग्राम है। अखिल भारतीय मांग समाज ने राम मंदिर को ये दान दिया है। साथ ही अनुरोध किया है कि गर्भगृह की सफाई के लिए झाड़ू का इस्तेमाल भी किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट का एक बयान सुर्खियों में है जिसमें उसने कहा है कि नौकरी न होने पर भी पति को अपनी अलग रह रही पत्नी को भरण पोषण के लिए आर्थिक मदद देना जरूरी होगा। तलाक के एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये टिप्पणी की। कोर्ट के मुताबिक नौकरी न होने पर भी पति मजदूरी करके भी हर दिन कम से कम 300 से 400 रुपए कमा सकता है। यूपी के फतेहपुर का एक दिव्यांग युवक इन दिनों सुर्खियों में है। दरअसल दोनों आंखों से लाचार इस युवक ने यूजीसी नेट की परीक्षा पास की है। फतेहपुर के कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले सुनील सोनी एक दुर्घटना में अपनी दोनों आंखें गंवा चुके थे। परिवार ने भी कई मुश्किल दौर का सामना किया लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। परिवार और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद से आगे बढ़े और लाखों की भीड़ में अपनी योग्यता के दम पर अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे। अयोध्या में श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़ के बीच बिहार के खगड़िया के ये राम भक्त चर्चा में हैं। वो जिस तरह से अपने बुजुर्ग माता पिता को कांवड़ में बिठाकर अयोध्या दर्शन के लिए निकले हैं, उन्हें देखकर हर कोई हैरान है। बिहार में खगड़िया के नवादा गांव के रहने वाले अमरजीत अपने माता पिता को सरयू में स्नान करने और रामलला के दर्शन कराने के लिए बिहार से चले हैं। वो जिन जिन रास्तों से गुजर रहे हैं वहाँ लोग कौतूहल बस उनको निहार। और इस वक्त की शानदार खबर आपको बता दें, सरकार ने पेंशन के नियमों को पहले से बेहतर और आसान बना दिया है। अब महिला सरकारी कर्मचारी अपने बच्चे को पेंशन के लिए नॉमिनी बना सकती है। एक महिला केंद्र सरकार कर्मचारी या फिर पेंशनर्स अपने पति के खिलाफ तलाक, दहेज या घरेलू हिंसा का मामला दर्ज होने की स्थिति में अपने बच्चे को पेंशन पाने वाले के रूप में नॉमिनेट कर सकती हैं, यानी कि अपने बच्चे को वो नॉमिनी बना सकती हैं। तो महिला कर्मचारी बच्चों को अपना नॉमिनी बना सकती है। हालांकि पहले ये नहीं था, लेकिन अब नियम में बदलाव हो गया है और मोदी सरकार के इस फैसले से महिला कर्मचारियों को एक तरह से बहुत बड़ी राहत मिली है। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर एक बड़ी सामाजिक समस्या से जुड़ी है। आप सफर में हैं, पूजा पाठ के लिए तीर्थ स्थल गए हैं या फिर शॉपिंग के लिए मार्केट में, हर जगह आपको भिखारी दिख जाएंगे। ज्यादातर लोग दया दिखाते हैं, कुछ लोग नजरअंदाज करके निकल जाते हैं। भीख देने वाले इसे पुण्य का काम समझते हैं, जो नहीं देते उनका तर्क है कि इससे भीख मांगने की आदत को बढ़ावा मिलता है। पर असली सवाल कुछ और है। आजादी के इतने साल बाद भी देश में लाखों लोग भीख क्यों मांग रहे हैं? भिखारियों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? ये सवाल आपके भी ज़हन में आते होंगे। अच्छी खबर यह है कि सरकार ने 30 शहरों को भिखारी मुक्त करने की दिशा में कदम बढ़ाया है। ये बदलाव जरूरी है। ये सूरत बदलने के लिए हॉर्न बजाना जरूरी है। शहर बड़ा हो या छोटा, रेलवे स्टेशन हो, बस स्टैंड, मार्केट हो या मंदिर, देश में कहीं चले जाइए, हर जगह भीख मांगते लोग नजर आ जाएंगे। कहीं पुरुष, कहीं महिलाएं। हाथ फैलाने वालों में बुजुर्ग ही नहीं, बच्चे भी हैं और बड़ी तादाद में हैं।
दया को धर्म मानने वाले लोग इनमें से हर एक को रुपए 2 रुपए पकड़ा ही देते हैं। कोई खाने पीने की चीज थमा देता है तो कोई कपड़े दे देता है, गुजारा हो जाता है। लेकिन सवाल है कि ये तस्वीर बदलती क्यों नहीं? आजादी के दशकों बाद देश ने चाहे जितनी तरक्की कर ले, पर भीख मांगने की समस्या जस की तस रही, बल्कि समय के साथ हालात बदतर हो गए। ऐसा नहीं कि सरकार और संस्थाओं ने कोशिश नहीं की, पर कुछ नतीजा नहीं निकला। अब केंद्र सरकार ने देश के 30 शहरों को भिखारियों से मुक्त करने का प्रण लिया है। 2 साल पहले जो पायलट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था, उसे अब उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक कई शहरों में लागू किया जा रहा है। लक्ष्य है भीख मांगने वालों का पुनर्वास और विकास। भीख मांगना एक सामाजिक अभिशाप है जिससे मुक्ति पाना जरूरी है, इसलिए इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि शहरों को भिखारी मुक्त करने वाली सरकार की योजना क्या है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 30 शहरों को चुना है। इनमें ऐसे शहर शामिल हैं जो धार्मिक, ऐतिहासिक या पर्यटन के लिहाज से अहम हैं। 2026 तक इन शहरों को भिखारी मुक्त करने की योजना है। योजना के तहत शहरों में हॉटस्पॉट यानी ऐसी जगहों की पहचान की जाएगी जहां लोग भीख मांगते हैं। इसके बाद जिला और नगर निगम के सपोर्ट से भिखारियों का पुनर्वास किया जाएगा। शहरों में सर्वे कराने के लिए मंत्रालय फरवरी 2024 में एक नेशनल पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च करेगा, ताकि भिखारियों का डेटा तैयार किया जा सके और उसी हिसाब से प्लान तैयार किया जा सके। अच्छी बात यह है कि चुने गए 30 में 25 शहरों का प्लान भी तैयार है, जिसे जल्दी ही अमली जामा पहनाया जाएगा। इनमें उत्तर में अयोध्या से लेकर दक्षिण में तिरुवनंतपुरम और पूर्व में गुवाहाटी से लेकर पश्चिम में त्र्यंबकेश्वर जैसे शहर शामिल हैं। इस लिस्ट में उज्जैन, इंदौर, सोमनाथ, मदुरई, श्रीनगर, अमृतसर और शिमला जैसे शहर भी शामिल हैं, जहां भीख मांगने वालों, खासकर महिलाओं और बच्चों का सर्वे करके उनको नई जिंदगी देने का लक्ष्य है। केंद्र योजना के आधार पर जिला प्रशासन और नगर निगम को फंड जारी करेगा, जिससे भिखारियों का सर्वे होगा, उन्हें शिक्षा और रोजगार मिलेगा। समझने वाली बात यह है कि 30 शहरों को 2021 में लाई गई स्माइल योजना के तहत भिखारी मुक्त किया जा रहा है। 2021 में शहरों को भिखारी मुक्त बनाने का अभियान शुरू हुआ। इसके लिए स्माइल यानी सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड इंटरप्राइज के तहत भिखारियों के पुनर्वास की उपयोजना लाई गई। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, पटना और लखनऊ समेत देश के बड़े 10 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट लागू किया गया। भिखारियों के सर्वे और उनके पुनर्वास की दिशा में सफलता के बाद इसका विस्तार दूसरे शहरों में किया जा रहा है। उम्मीद की जा रही है कि इस पहल से भिखारियों के चेहरे पर मुस्कान आएगी, उनकी जिंदगी को नई दिशा मिलेगी और भिक्षावृत्ति मुक्त भारत का सपना साकार होगा। इस वक्त भारत में भिक्षावृत्ति कितनी बड़ी समस्या है, इसे आंकड़ों से समझ लीजिए। 2011 की जनगणना के मुताबिक देश में भिखारियों की संख्या 4,13,000 से ज्यादा है। इनमें 2,21,000 पुरुष और 1,92,000 महिलाएं हैं। 61,000 से ज्यादा ऐसे हैं जिनकी उम्र 19 साल से कम है। ये आंकड़े करीब 12 साल पुराने हैं। अंदाजा लगाया जा सकता है कि अब भिखारियों की संख्या कहीं ज्यादा होगी। अगर राज्यों की बात करें तो सिर्फ पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश और बिहार में करीब 2 लाख भिखारी हैं। यहाँ भिक्षावृत्ति खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाना जरूरी है, इसलिए हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भीख मांगने की समस्या क्यों है, इसे दूर करने के लिए क्या किया जाना चाहिए, इसे लेकर हमने बात की एनजीओ वॉइस ऑफ स्लम की संस्थापक चांदनी से। यहाँ पर सरकार को जो जरूरत है, जो लोग भीख मांगते हैं, जो बच्चे भीख मांगते हैं, उनके अकॉर्डिंग चलना जरूरी है। हमें उन्हें समझाना जरूरी है और उन्हें एक सही रास्ता दिखाना जरूरी है। क्या होता है, एक परिवार में भीख से जब बच्चे भीख मांगते हैं या लोग भीख मांगते हैं, उससे पूरा परिवार कनेक्टेड होता है। मतलब उसी परिवार के कुछ लोग भीख मांग रहे होते हैं, कुछ लोग बैलून बेच रहे होते हैं, कुछ लोग मतलब पेन, किताब, इस तरीके का मतलब सेम मिलता जुलता काम कर रहे होते हैं। तो उस पूरी कम्युनिटी से जुड़ना बहुत जरूरी है, उस लोगों से जुड़ना बहुत जरूरी है और जुड़ के उन्हें सही रास्ता दिखाना बहुत जरूरी है। और प्लस जो शेल्टर का भी थोड़ा देखना बहुत जरूरी है कि उनके हिसाब से वो है, क्योंकि अपना है ना, जब एक जगह रहने लगते हो ना आपको, तो वो आपका घर हो जाता है। उसे छोड़ना है ना बड़ा मुश्किल होता है, वो सबके लिए होता है।
तो ये सारी चीजें हमें देख के चलनी पड़ेंगी कि उन्हें किसी भी तरीके के उनके साथ कोई भी जबरदस्ती ना की जाए। इस तरीके से बस मैं यही चाहूंगी कि सभी चीजों को मद्देनजर रखते हुए हम ये काम में आगे बढ़ना है। सिंगर गुरु रंधावा की फिल्म कुछ खट्टा हो जाए का टीजर मंगलवार को आएगा। इसके साथ ही फिल्म जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए चले फिल्मी मोड़ पर। गुजरात के गांधीनगर में 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स का आयोजन किया गया, जिसमें रणवीर कपूर को फिल्म एनिमल के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, जबकि आलिया भट्ट को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया। वहीं 12th फेल को बेस्ट फिल्म और बेस्ट स्क्रीन प्ले का अवार्ड मिला, जबकि अक्षय कुमार और पंकज त्रिपाठी की फिल्म OMG 2 को बेस्ट स्टोरी का अवार्ड दिया गया। फिल्म मेकर करण जौहर ने अपनी अपकमिंग फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी है। हालांकि इस फिल्म के बारे में करण जौहर ने ज्यादा कोई जानकारी नहीं दी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो करण की इस फिल्म में काजोल के साथ साउथ के सुपरस्टार पृथ्वीराज सुकुमारन नजर आएंगे। इसके अलावा सैफ अली खान के बेटे इब्राहिम अली खान इस फिल्म से अपना डेब्यू कर सकते हैं। मशहूर सिंगर गुरु रंधावा की फिल्म कुछ खट्टा हो जाएगा मंगलवार को टीजर रिलीज होगा। इस फिल्म के जरिए गुरु रंधावा अपने अभिनय करियर की भी शुरुआत कर रहे हैं। इस फिल्म में गुरु रंधावा के साथ बॉलीवुड एक्टर अनुपम खेर और साई मांजरेकर भी कॉमेडी का तड़का लगाते नजर आएंगे। ये फिल्म 16 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने अपनी बेटी ऐश्वर्या का संघी वाले बयान पर बचाव किया है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी ने कभी भी संघी को गलत नहीं कहा। ऐश्वर्या ने फिल्म लाल सलाम के ऑडियो लॉन्च में कहा था कि रजनीकांत संघी नहीं है, अगर संघी होते तो लाल सलाम जैसी फिल्म नहीं करते। बता दें कि रजनीकांत की अपकमिंग फिल्म लाल सलाम 9 फरवरी को तमिल, तेलुगु, हिंदी, मलयालम और कन्नड़ भाषा में सिनेमाघरों में रिलीज होगी। बॉलीवुड अभिनेता बॉबी देओल उदयपुर पहुंचे हैं। यहाँ उनकी भांजी निकिता चौधरी की शाही शादी हो रही है, जिसको लेकर परिवार के सदस्य और रिश्तेदारों का उदयपुर पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। इस शादी समारोह में बॉलीवुड के कई सितारे शामिल होंगे। खबरों के एक्सप्रेस पे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। नीतीश मुंह मोड़ गए, कांग्रेस के सपने भी तोड़ गए। अब जो हुआ सो हुआ, पर सवाल ये है कि इंडिया गठबंधन का क्या होगा। ममता के नक्शे कदम पर अखिलेश भी आंखें दिखा रहे हैं, केजरीवाल भी ताकत दिखा रहे हैं। इस तरह विपक्ष के खेमे में हालात ठीक नहीं है, जबकि बीजेपी गदगद है। जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट आ सकती है। हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। जो हमारे दिल्ली में बैठे हुए हैं झूठ के जगत गुरु, और जो पटना में बैठे हुए हैं विश्वासघात के विशेषज्ञ। इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? तुम चले जाओगे तो सोचेंगे हमने क्या खोया, हमने क्या पाया। ब्रेकअप के सीन में कांग्रेस को कायदे से यही गीत गाना था, लेकिन नीतीश जुदा क्या हुए, कांग्रेस का तो लहजा बदल गया। अब तो ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगे वाला तेवर है। दिल के दर्द को दबाकर दावा किया जा रहा है कि फर्क नहीं पड़ता। जो हुआ है कल भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर इसका कोई असर पड़ने वाला नहीं है। इंडिया गठबंधन पर कोई असर होने वाला नहीं है। हालांकि बहुत नेता इंडिया गठबंधन के अभी सांस ले रहे हैं। उन्होंने पलटी के उस्ताद को कहा अभी एक और पलटी मारो, और उस पलटी के उस्ताद ने एक और पलटी मारा। एक जमाने में जिनकी छवि हुआ करती थी वो सुशासन के प्रतीक है, आज सभी लोग कह रहे हैं वो आया कुमार गया कुमार पलटी के प्रतीक बन गए। नीतीश कुमार जी तो मौसम वैज्ञानिक नहीं है, पर वो राजनीतिक गिरीश है। कांग्रेस माने या ना माने, पर नीतीश की वजह से इंडिया गठबंधन ने क्या खोया है और बीजेपी ने क्या पाया है, ये बहुत साफ है। कयास लगाए जा रहे हैं कि जेडीयू और बीजेपी की जुगलबंदी से बिहार की लड़ाई एक तरफा हो सकती है। न्याय यात्रा के साथ राहुल बिहार के सफर पर हैं, पर पूर्वी बिहार के कुछ इलाकों में मुस्लिम वोटों की गोलबंदी भी कितनी कारगर होगी, दावे के साथ नहीं कहा जा सकता। हिंदुस्तान की राजनीति पर यात्रा का बहुत बड़ा असर पड़ा। नीतीश गए सो गए, जाते जाते इंडिया गठबंधन के धागे खोल गए।
अब सीटों पर बात नहीं बनी तो कोई भी पार्टी टाटा बाय बाय करने में संकोच नहीं करेगी। इंतजार है कि अगला नंबर किसका। यूपी में अखिलेश यादव ने कांग्रेस को 11 सीटों का ऑफर दिया है। कांग्रेस की चुप्पी तनातनी का संकेत है। निश्चित तौर से उन्होंने ये कहा है कि 11 सीटें हमने अभी मजबूती से शुरुआत हुई है बातचीत की। हमारे जो फार्मूले हैं वो 2009 से लेकर और नगर निगम चुनाव तक के, अभी जो नगर निगम का चुनाव बीता है यहाँ तक की हम सारी चीजों को लेकर चल रहे हैं और उसको अपने साथ जोड़ा। सीट शेयरिंग में ही देरी हो रही है और एक बुरा अनुभव है मध्य प्रदेश का या कैंसिलेशन का। अखिलेश का फंडा क्लियर है, यूपी में कांग्रेस के भरोसे नहीं रहेंगे, पर सवाल है कि ऐसी सूरत में गठबंधन में कब तक रहेंगे। ममता तो कब का किनारा कर चुकी हैं, अब तो बंगाल में कांग्रेस से ठन चुकी है। पश्चिम बंगाल में थोड़े छोटे मोटे प्रॉब्लम हुए हैं, हमारे पोस्टर फाड़े गए हैं, कुछ लोगों को मना किया गया आप मत जाओ। ममता अखिलेश के बाद जो तीसरे बड़े सहयोगी हैं, उनके लिए तो कांग्रेस वाले पहले से ही कह रहे हैं आपका क्या होगा जनाबे आली। पंजाब की सभी 13 सीटों पर लड़ने का फैसला हो चुका। दिल्ली की क्या गिनती करें, गठबंधन नहीं हुआ तो केजरीवाल हरियाणा और गुजरात में भी किस्मत आजमाएंगे। इस तरह कांग्रेस जून 2023 में जहां से चली थी, 7 महीने बाद वहीं खड़ी है। नीतीश को कोसने से तस्वीर बदलने वाली नहीं। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? हमें अफसोस है कि हमने कांग्रेस पार्टी को देश की राजनीति में एक्सेप्टेबिलिटी दिलवाई। ये पार्टी अछूत हो चुकी थी। आम आदमी पार्टी, ममता बनर्जी की टीएमसी, समाजवादी पार्टी ऑफ अखिलेश यादव, ये सिर्फ नीतीश कुमार थे, जनता दल यू था, जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन बना और कांग्रेस पार्टी को भारत की राजनीति में पुनः स्थापित करने का और सम्मान दिलाने का काम हमने किया। नीतीश के आने से बीजेपी ने क्या पाया है, ये भी समझ लीजिए। देश भर में एकजुट विपक्ष का जो परसेप्शन बना था वो चकनाचूर हो गया। बेशक कागज पर ही सही, लेकिन सियासी विकल्प देने का दावा था। अब वो कागज भी हवा में है। नीतीश को अपने पाले में लाकर बीजेपी 400+ की मुहिम में जुट गई है। हारी हुई सीटों पर 15 फरवरी तक उम्मीदवारों का ऐलान हो जाएगा। बिहार की सभी 40 सीटों पर काम शुरू हो जाएगा। आने वाले समय में बिहार लोकसभा में स्वीप करेगा और एनडीए स्वीप करेगा और विधानसभा के चुनाव में भी एनडीए की सरकार बनना निश्चित रहेगा। अभी हम लोग तैयारी करने जा रहे हैं। लोकसभा में 40 में 40 कैसे सीट मिले, इसके लिए सारे सांसद थे। जबकि इंडिया गठबंधन में ये आलम है कि सीटों पर फैसला तक नहीं हो। बात क्या करें, किससे करें? लालू यादव के परिवार और हेमंत सोरेन के खिलाफ ईडी एक्शन में है। कुल मिलाकर आज की तारीख में विपक्ष पस्त है। नीतीश ने चोट गहरी दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में भारी बढ़त रही। सेंसेक्स 1241 अंक उछलकर 71,942 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 385 अंक चढ़कर 21,738 पर पहुंच गया। इस दौरान बैंकिंग, मेटल और टेलीकॉम समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में तेजी रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोना 200 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 63,100 रुपए हो गई। सोने के साथ साथ चांदी की कीमत में भी उछाल देखी गई। चांदी 200 रुपए चढ़कर 76,400 रुपए पर बंद हुई। 2024-25 के लिए केंद्र सरकार के अंतरिम बजट से पहले वित्त मंत्रालय ने द इंडियन इकोनॉमी और रिव्यू नाम की एक रिपोर्ट जारी की है। इसके मुताबिक भारत की जीडीपी अगले साल 7% तक रह सकती है। साथ ही रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि पिछले 10 सालों में सरकार की ओर से लिए गए फैसलों से निवेश में मजबूती आई है। इस रिपोर्ट को मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन की ओर से तैयार किया गया है।
दिल्ली हाई कोर्ट ने एयरलाइन कंपनी स्पाइस जेट को बकाया भुगतान का निर्देश दिया है। दरअसल कोर्ट ने स्पाइस जेट को इंजन देने वाली कंपनियों की बकाया राशि करीब 33 करोड़ रुपए चुकाने का आदेश दिया है और स्पाइस जेट को ये रकम देने की आखिरी तारीख 15 फरवरी तय की गई है। पिछले साल भी कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद स्पाइस जेट ने कंपनियों का बकाया भुगतान किया था। फ्रांस की ऑटोमेकर कंपनी सिट्रॉन ने भारत में अपनी नई कार लॉन्च कर दी। सिट्रॉन C3 एयरक्रॉस एसयूवी का ये ट्रांसमिशन वर्जन है। कंपनी ने एसयूवी की 2 ट्रिम्स प्लस और मैक्स में लॉन्च किया है। प्लस वर्जन की प्राइस करीब 13.25 लाख रुपए है, जबकि मैक्स की कीमत 13.5 लाख रुपए रखी गई है। कंपनी ने पिछले साल सितंबर में इसे सिंगल पेट्रोल मैनुअल के साथ भारतीय बाजार में उतारा था। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। मुंबई के लोगों को जल्द ही मेट्रो की नई सौगात मिलने जा रही है। यहां अंडरग्राउंड मेट्रो लाइन 3 पर तेजी से काम चल रहा है। पहले चरण का काम इससे पहले पूरा हो गया है, जबकि दूसरे चरण का काम भी अंतिम दौर में है। मुंबई में बन रही है देश की सबसे लंबी अंडरग्राउंड मेट्रो, ताकि मुंबई के लोगों को लोकल ट्रेन और बसों के मुकाबले सफर के लिए एक बेहतर विकल्प मिल सके। इस लंबे अंडरग्राउंड मेट्रो के काम को 3 फेज में बांटकर किया जा रहा है, जिसमें फेज 1 का काम लगभग पूरा हो चुका है। जल्दी ही इस पर ट्रेनों की आवाजाही भी शुरू हो जाएगी। दूसरे फेज में मेट्रो 2A पर भी तेजी से काम हो रहा है। अच्छी बात यह है कि फेज 3 यानी मेट्रो लाइन 3 पर भी काम शुरू हो गया है। हाल ही में मेट्रो 2A और लाइन 7 शुरू की गई, जो कि अंधेरी से दहिसर तक थी, और अब जल्द ही देश का सबसे लंबा अंडरग्राउंड मेट्रो शुरू होने जा रहा है, जिसको एक्वा लाइन भी कहा जाता है। मेट्रो 3 भी नाम दिया गया है। ये मेट्रो जल्द ही शुरू की जाएगी, जिसके फेज 1 का काम पूर्ण तरीके से संपन्न हो गया है और ट्रायल रन शुरू कर दिए गए हैं। ये फेज 1 में बीकेसी से लेकर गोरेगांव आरे तक इस फेज 1 को शुरू किया जाएगा। वहीं फेज 2 बीकेसी से लेकर कोलाबा तक होगा। मेट्रो लाइन 3, जिसे कोलाबा बांद्रा सीब्स कॉरिडोर भी कहा जा रहा है, ये पूरी तरह से अंडरग्राउंड मेट्रो होगी। जब ये बनकर तैयार होगा तो इससे हर रोज करीब 17 लाख लोग यात्रा कर सकेंगे। हर 3 से 4 मिनट पर मेट्रो ट्रेन की सुविधा होगी और एक बार में करीब 2500 यात्री मेट्रो से सफर कर सकेंगे। सुरक्षा के लिहाज से भी इसे आधुनिक तकनीक से लैस किया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों में जो मेट्रो चलती हैं, उसमें सिक्योरिटी के लिहाज से जो यात्रियों के पास प्लेटफॉर्म पे जो सिक्योरिटी सिस्टम होता है वो हाफ डोर का होता है, मगर इस मेट्रो लाइन में सिक्योरिटी पर ज्यादा तवज्जो दी गई है और उसके लिए फुल स्क्रीन डोर्स लगाए गए हैं, जिससे यात्री कोई दुर्घटना में ना फंसे और उनकी जान न चली जाए। मेट्रो लाइन 3 की बात करें तो ये करीब 33.5 किलोमीटर लंबी होगी और पूरी तरह से भूमिगत होगी। इसमें कुल 27 स्टेशन होंगे। कोलाबा से सिब्स तक की यात्रा 1 घंटे में तय होगी। नरीमन पॉइंट, कफ परेड, फोर्ट, लोअर परेल, बीकेसी और SEEPZ MIDC सहित 6 प्रमुख व्यवसाय और रोजगार केंद्रों से कनेक्टिविटी होगी। यानी मुंबई के लोगों को जल्द ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। पहले चरण में आरए से बीकेसी तक जोड़ने वाले मेट्रो का काम पूरा हो गया है। वहीं दूसरे फेज के तहत बीकेसी से कफ परेड तक को जोड़ने वाली मेट्रो का काम भी अंतिम चरण में है और अब तीसरे फेज यानी मेट्रो लाइन 3 पर भी काम शुरू हो गया है। पारस दामा, गुड न्यूज टुडे। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन आज हो गया। ये आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी के साथ ही गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक समापन हो गया। कर्तव्य पथ पर आयोजित इस समारोह की शुरुआत तीनों सेनाओं के बैंड ने शंखनाद की धुन से किया। इसके बाद तीनों सेनाओं के बैंड ने अलग अलग देशभक्ति धुन भी बजाई। वायुसेना ने बैंड और बांसुरी से रघुपति राघव राजाराम की मनमोहक धुन सुनाई, तो वहीं इंडियन नेवी के बैंड ने हम तैयार हैं की धुनें पेश की। इंडियन आर्मी के बैंड ने ताकत वतन का म्यूजिक बजाकर समा बांधा। इस समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे। पीएम मोदी का छात्रों और अभिभावकों से संवाद का कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा का 7वां एडिशन दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित हुआ। पीएम मोदी ने छात्रों को सफलता के कई मंत्र दिए, वहीं परीक्षा के दबाव से बचने का रास्ता भी सुझाया। पीएम मोदी ने छात्रों से कहा कि प्रतियोगिता दोस्तों से नहीं, खुद से करें, दोस्तों से प्रेरणा लें। वहीं माता पिता को सलाह दी कि वो बच्चों में तुलना न करें, इससे बच्चों में विकृत स्पर्धा का भाव आता है। वहीं शिक्षकों से कहा कि उनका काम नौकरी करना नहीं, जीवन संवारना है।
कार्यक्रम से पहले पीएम ने छात्रों की लगाई प्रदर्शनी देखी। इस बार परीक्षा पर चर्चा के लिए 2 करोड़ 26 लाख रजिस्ट्रेशन हुए थे। जितना ज्यादा अपने आप पर फोकस करोगे उतना ही ज्यादा आपका क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा। जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर पर फोकस होगा इतना ही आपके आंसर के एक एक शब्द पर हो जाएगा और अल्टीमेटली आपको परिणाम उचित मिल जाएगा। पीएम मोदी के परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम को घर पर बैठकर देखने का वक्त नहीं मिला तो सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सफर में ही टैबलेट पर देख लिया। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का ये वीडियो चर्चा में है। बताया जा रहा है कि वो भिवानी से चंडीगढ़ जा रहे थे। आतंकी संगठन सिमी पर प्रतिबंध बढ़ा दिया गया। केंद्र सरकार ने यूएपीए के तहत एक्शन लेते हुए और 5 साल के लिए सिमी की गतिविधियों पर बैन लगा दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी शेयर करते हुए लिखा कि आतंकवाद के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत ये फैसला लिया गया। ईडी दफ्तर में पिता के पेशे से पहले मंदिर पहुंची मीसा भारती। दरअसल आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो ईडी कार्यालय के पास बने मंदिर में प्रार्थना करती नजर आई। तस्वीरें उस वक्त की बताई जा रही हैं जब जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में पेशी के लिए लालू प्रसाद यादव ईडी दफ्तर जा रहे थे। अयोध्या में श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद को देखते हुए भक्ति पथ पर एक नई फास्ट ट्रैक लेन बनाई गई है। इस लेन से राम भक्त सीधे मंदिर जाकर रामलला के दर्शन कर सकेंगे। ये खास रास्ता उन लोगों के लिए बनाया गया है जो अपने साथ बैग, मोबाइल या फिर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर नहीं चले हों। अयोध्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक 19 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। अयोध्या में श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचे थे। उन्होंने राम मंदिर में और हनुमानगढ़ी में पूजा अर्चना की और वहां व्यवस्था का जायजा भी लिया। न्यूज पर के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी अयोध्या की शबरी रसोई की। जी हां, जो अपनी महंगी चाय को लेकर चर्चा में आ गई। दरअसल श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य गेट से करीब 300 मीटर की दूरी पर अरुंधति मल्टी लेवल पार्किंग है और इसी बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर शबरी रसोई बनी है। शबरी रसोई के मेन्यू कार्ड में एक चाय की कीमत 55 रुपए तो वहीं टोस्ट की कीमत 65 रुपए दर्शाई गई है। इसी को लेकर कई लोग आपत्ति जता रहे हैं और शबरी रसोई से मिले चाय के बिल को सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं। इस मामले की जानकारी होने के बाद अयोध्या विकास प्राधिकरण ने संज्ञान लिया और शबरी रसोई को नोटिस भेजकर 3 दिन में जवाब मांगा है। हमारे सहयोगी बनवीर सिंह ने शबरी रसोई जाकर मामले की पड़ताल की और शबरी रसोई के मालिक का पक्ष जाना, साथ ही अयोध्या के कुछ लोगों से भी बात की। ये बताइए कि क्या प्लान है और ये किस तरह से चीजें हुई? क्या ये 55 रुपए की चाय और वो जो हम भी आए थे तो ऐसे ही दिखा था? जी, एक्चुअली क्या हुआ, 22 तारीख को राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा थी और शुरुआती दौर था तो उसकी टेस्टिंग ही चल रही थी और उसी में क्या हुआ ना, मेन्यू अब वर्कर काम कर रहे हैं, उन्होंने अपने काम करने के दौरान ही क्या गलती की, जो भी किया वो बिल निकाल के दे दिया। अब बिल उसमें पहले से फीड था, वो निकल आया, अब उसी की गलती थी, वैसा था, तो इस वजह से वो आगे चल गया और उस चीज को फिर आगे तूल दे दी गई। हालांकि अभी जो हमारा मेन्यू है वो अंडर डिस्कशन में, जब ये सारी चीजें हुई तो मैनेजमेंट ने भी इसमें संज्ञान लिया और वो अंदर चर्चा का विषय है कि हम इसमें कहाँ पे सुधार किए जा सकते हैं इन चीजों में, तो अभी वो अंडर द डिस्कशन ही है और अभी पूर्ण रूप से संचालित भी नहीं हुआ है। ये हमारा जो संचालन होगा 14 या 15 फरवरी के लगभग ही होगा हमारा संचालन इसका। नोटिस दी है एडीए ने, उसमें क्या कहा उसने? एडीए ने जो नोटिस दी उसमें यही लिखा गया है, जो आप सबके सामने ही वो हमको भी वायरल पे उसमें पता चला उन सारी चीजों का, और हमारी कंपनी को जो मैनेजमेंट उनको आया था तो उसमें वही लिखा कि आपकी इच्छा भी धूमिल करने की जो बात उसमें की गई है, तो उनका भी कहना सही है और भक्तों को कोई परेशानी न हो तो उसके लिए हमारी तरफ से भी जवाब दिया गया है अयोध्या विकास प्राधिकरण को, और उस पर चर्चा भी अंदर की जा रही कहाँ पे हम कौन सी चीजों को सही कर सकते हैं। और हालांकि सिर्फ अभी गेस्ट के लिए और जो हमारा स्टाफ है उनकी फूड टेस्टिंग के लिए ये चल रहा है, बाकी आम जनता के लिए पूरी तरीके से अभी बंद ही है, चालू ही नहीं हुआ अभी तक ये। शबरी होटल सबसे पहले तो मुक्त होना चाहिए, उसमें जो है पैसा लिया नहीं जाना चाहिए, वो भगवान के ही नाम से ही बना गया है। लेकिन शबरी होटल के नाम से जिस तरह से चाय का 55 रुपए लिया जा रहा है ये बहुत निंदनीय है। इस तरह का कार्य नहीं होना चाहिए। अयोध्या भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा इस तरह से भव्य हुआ है, करोड़ों श्रद्धालु अयोध्या में मुक्त चाय, मुक्त भोजन और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने मुक्त किया गया है। हजारों
जगह भोजनालय बना हुआ है और चाय, भोजन, नाश्ता मुक्त किया जा रहा है। ये सबरी होटल ने जो 55 रुपए का चाय दे रहा है, ये निंदनीय है। इस व्यक्ति पर कार्रवाई होना चाहिए, कठोर कार्रवाई होना चाहिए। वाल्मीकि रामायण में सबरी का त्याग दिखाया गया है और जिस तरीके से अयोध्या में कहा गया है कि यहाँ के लोगों का आतिथ्य किया जाए, जो है उनका सत्कार किया जाए, और ये चाय के नाम पर 55 रुपया ले लेना, देखिए पैसा हर आदमी का जो है वो निजी अधिकार होता है कि आदमी व्यवसाय कर रहा है तो कितना पैसा लेता है वो उसके अधिकार पर डिपेंड करता है। लेकिन अगर सबरी नाम रख करके अगर आप रुपए ज्यादा ले रहे हैं, आम तौर पर जिस तरीके से 10 रुपए की चाय, 15 रुपए की चाय सामान्य रूप से मिल रही है, और अगर आप उस चाय का रेट 55 रुपया ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों को कष्ट होगा और आने वाले लोग यही कहेंगे कि रामनगरी में भीड़ श्रद्धालुओं को जैसे बढ़ी वैसे व्यापारी यहाँ के लोगों को जो है ज्यादा पैसा लेकर के लूटने लगे, तो ये आरोप लगेगा जो कि सही नहीं है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अयोध्या में, और वो भी माँ सबरी के नाम पे, जो गरीबों भिंडवासियों के जिनको उदाहरण दिया जाता है, उनके नाम पे अगर इस तरह की 55 रुपए की चाय और 65 रुपए का टोस्ट मिलता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वो भी अयोध्या में, जहाँ लोग पूरे देश से आकर के निःशुल्क सेवा कर रहे हैं, हम लोगों को पानी पिला रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, नाश्ता करा रहे हैं, और सबरी रेस्टोरेंट वाले अगर इस तरह का लूटपाट करते हैं तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऑनर अपना नया स्मार्टफोन 15 फरवरी को भारत में लॉन्च करेगा। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही हर एक जरूरी खबर को जानने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल का लिए। टेक कंपनी रियलमी ने अपना नया स्मार्टफोन रियलमी 12 प्रो 5G सीरीज लॉन्च कर दिया। पुणे में हुए लॉन्चिंग इवेंट में कंपनी ने इस स्मार्टफोन सीरीज में 2 मॉडल रियलमी 12 प्रो 5G और रियलमी 12 प्रो प्लस 5G पेश किए हैं। दोनों ही स्मार्टफोन सबमरीन ब्लू और नेविगेटर बेस कलर में उपलब्ध हैं। रियलमी के इस नए स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 26,000 रुपए रखी गई है। स्मार्टफोन मेकर कंपनी मोटोरोला अपना नया स्मार्टफोन मोटो G24 पावर स्मार्टफोन मंगलवार को लॉन्च करने जा रही है। इस स्मार्टफोन में 50 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल का क्वाड पिक्सल कैमरा और 6000 mAh की बैटरी मिलेगी। स्मार्टफोन 2 कलर ऑप्शन ग्लेशियर ब्लू और इंक ब्लू में आएगा। माना जा रहा है कि स्मार्टफोन की शुरुआती कीमत 10,000 रुपए के करीब हो सकती है। ऑनर अपना नया स्मार्टफोन X9B 15 फरवरी को भारत में लॉन्च करेगा। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इस स्मार्टफोन में खास तरह का डिस्प्ले लगाया गया है, जिससे फोन गिरने पर भी टूटने का कम खतरा रहेगा। हालांकि कंपनी की तरफ से स्मार्टफोन की कीमत को लेकर फिलहाल कोई खुलासा नहीं किया गया है। और अब बात अयोध्या की, जहां हर दिन 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रामलला के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। आने वाले दिनों में इनकी तादाद और बढ़ने के आसार हैं। खास बात यह है कि दूर दूर से आ रहे राम भक्तों के लिए यहां मुफ्त सुविधाओं की भी व्यवस्था की गई है। अयोध्या धाम के नवनिर्मित राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। देश के कोने कोने से लोग रामलला के दर्शन के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। सबके मन में एक ही बात है, कैसे भी रामलला के दर्शन हो जाएं। रामलला की सलोनी सूरत को भक्त हृदय में बसा लेना चाहते हैं, क्योंकि नए मंदिर में रामलला के दर्शन की बरसों की सबकी साथ जो पूरी हो रही है। अयोध्या आने वाले राम भक्तों की सहूलियत के लिए नए सिरे से इंतजाम किए जा रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अब देश के कोने कोने से लगभग 2000 आस्था स्पेशल ट्रेनें चलने वाली हैं। अयोध्या धाम और आसपास के 5 रेलवे स्टेशनों पर ये ट्रेनें आएंगी, जिनसे लाखों लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचेंगे। सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग अयोध्या पहुंचेंगे तो कहां ठहरेंगे और किस तरह दर्शन करेंगे। तो आपको बता दें कि इसके लिए भी पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। नव्य अयोध्या के लिए ली गई लगभग 80 एकड़ जमीन पर भव्य टेंट सिटी बसाई गई है। 4 लाख वर्ग मीटर में बसी टेंट सिटी को 5 हिस्सों में बांटा गया है। टेंट सिटी के हर हिस्से में रहने की व्यवस्था है, खाने के लिए अलग से भोजनालय है। टेंट सिटी में एक दिन में लगभग 25,000 लोग रुक सकते हैं। इस टेंट सिटी में ऐसे हॉल हैं जिनमें सैकड़ों लोग एक साथ सो सकते हैं। उनके लिए चारपाई, गद्दे, रजाई सब कुछ लगा दिए गए हैं। वहीं वीआईपी लोगों के लिए शानदार और हाईटेक टेंट कुटीर भी बनाए गए हैं। टेंट सिटी की ये व्यवस्था लगभग 2 महीने तक चलेगी। उम्मीद है कि इस दौरान देश के हर कोने से बड़ी तादाद में श्रद्धालु आकर रामलला के दर्शन की अपनी इच्छा पूरी कर सकेंगे। खुशखबरी ये भी है कि अयोध्या आने पर श्रद्धालुओं को
एक पैसा भी खर्च नहीं करना होगा, यानी ठहरने, खाने पीने और घूमने के इंतजाम फ्री होंगे। ट्रेन से आकर टेंट सिटी तक पहुंचने और दर्शन के बाद वापस ट्रेन तक पहुंचने के लिए कोई भी किराया नहीं देना होगा। मंदिर में दर्शन कराकर उन्हें स्टेशन तक मुफ्त में छोड़ा जाएगा। 500 वर्षों के संघर्ष के बाद यह दिन देखने को मिला है, तो इसके नाते सभी दर्शन कर सकें, सबको दर्शन करने वालों को सुविधाएं मिल सके, एक दिन का आवास मिल सके, भोजन मिल सके, सांस्कृतिक आयोजन भी वो अपने क्षेत्र के अनुसार देख सके, इसकी व्यवस्था हम सब बनाने का एक राम भक्त होने के नाते काम कर रहे हैं। प्राण प्रतिष्ठा के बाद 23 जनवरी से दर्शन की सुविधा आम लोगों के लिए खोले जाने पर लगातार कोई भी दिन ऐसा नहीं है जब यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु ना पहुँच रहे हों। अब तक मिले आंकड़ों के अनुसार 6 दिनों में लगभग 19 लाख श्रद्धालु रामलला के दर्शन कर चुके हैं। 23 जनवरी को 5 लाख लोगों ने दर्शन किए। 24 जनवरी को 2.5 लाख लोग दर्शन के लिए पहुंचे। 25 जनवरी को यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 2 लाख रही। 26 जनवरी को 3.5 लाख श्रद्धालु दर्शन करने पहुंचे। 27 जनवरी को करीब 2.5 लाख लोगों ने दर्शन किए, जबकि 28 जनवरी को 3.25 लाख से ज्यादा लोग मंदिर में पहुंचे। अब मुफ्त सुविधाएं दी जा रही हैं, तो उम्मीद है कि आने वाले समय में अयोध्या में श्रद्धालुओं की संख्या और बढ़ेगी। लोग रामलला के दर्शन पूजन का लाभ उठाएंगे और सुनहरी याद लेकर अपने घर वापस जाएंगे। समर्थ श्रीवास्तव और बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, अयोध्या, गुड न्यूज टुडे। अमेरिका के न्यू जर्सी में हुआ भव्य रामलीला का मंचन। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां दुनिया की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। अमेरिका के न्यू जर्सी में भव्य रामलीला का मंचन किया गया, जिसमें नवरंग डांस एकेडमी की ओर से 65 कलाकारों ने रामायण के किरदारों की भूमिका निभाई, जिसे देखने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। बता दें कि उमिया धाम मंदिर की ओर से अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के दिन यानी 22 जनवरी से ही रामलीला का आयोजन किया जा रहा था। इटली के वेनिस शहर में वेनिस कार्निवल की शुरुआत हो गई है। यहाँ ग्रैंड कैनाल में बड़ी संख्या में नाविकों ने हिस्सा लिया। रंग बिरंगी नावों की रेस में लोग अपनी पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। गौरतलब है कि विश्व प्रसिद्ध वेनिस कार्निवल की शुरुआत 12वीं सदी में हुई थी और तब से हर साल वेनिस शहर में धूमधाम से ये आयोजन किया जा रहा है। जॉर्डन में ड्रोन अटैक में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई, जिसके बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने हमलावरों को अंजाम भुगतने की चेतावनी दी। इसके साथ ही राष्ट्रपति बाइडेन ने हमले के लिए ईरान समर्थित आतंकी संगठनों को जिम्मेदार ठहराया है। बताया जा रहा है कि इस हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत के अलावा करीब 25 लोग घायल हुए हैं। साथ ही एयरबेस को भी बड़ा नुकसान हुआ है। इजरायल और हमास के बीच जारी जंग में अमेरिका की ओर से एक बार फिर से सीज फायर की कोशिश की जा रही है। इसको लेकर पेरिस में बैठक होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बैठक में कतर को भी शामिल किया जाएगा। हालांकि इजरायल ने पहले ही साफ कर दिया है कि सबसे पहले सभी इजरायली बंधकों की हमास रिहाई करेगा, उसके बाद ही सीज फायर पर बातचीत होगी। लाल सागर में हूती विद्रोहियों ने एक बार फिर से ब्रिटिश युद्धपोत पर हमला किया है। हालांकि ब्रिटिश एयर डिफेंस सिस्टम ने हूती विद्रोहियों के हमले को नाकाम कर दिया। ब्रिटिश रक्षा मंत्रालय की ओर से बयान जारी कर बताया गया कि हूती विद्रोही हमास के समर्थन में लाल सागर में हमले की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हूती विद्रोहियों पर अमेरिकी और ब्रिटिश सैनिकों की ओर से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जडेजा और केएल राहुल बाहर हो गए हैं। खेल जगत की जुड़ी और भी खबरों को जानने के लिए आइए लिए चलते हैं आपको खेल चक्कर। भारत इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले से पहले भारत को झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा के बाद अब बल्लेबाज केएल राहुल भी दूसरे टेस्ट से बाहर हो गए हैं। अब उनकी जगह बीसीसीआई ने रिजर्व के तौर पर सरफराज खान, सौरभ कुमार और वॉशिंगटन सुंदर को टीम में शामिल किया है, जबकि आवेश खान अपनी रणजी ट्रॉफी टीम मध्य प्रदेश के साथ जुड़े रहेंगे और जरूरत पड़ने पर टेस्ट टीम में शामिल होंगे। टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला विशाखापत्तनम में 2 फरवरी से खेला जाएगा। आईसीसी ने भारतीय तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह पर पेनल्टी लगाई है। दरअसल पहले टेस्ट मैच के दौरान बुमराह इंग्लिश बल्लेबाज ओली पोप से टकरा गए थे, जिसके बाद आईसीसी ने कोड ऑफ कंडक्ट के लेवल 1 के आरोप में बुमराह को डिमेरिट पॉइंट दिया है। इस नियम के तहत 24 महीने के भीतर 4 डिमेरिट पॉइंट मिलने पर खिलाड़ी पर 1 मैच का सस्पेंशन लग जाता है।
दिल्ली हाईकोर्ट में टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें धोनी के वकील ने दलील दी कि धोनी के बिजनेस पार्टनर की ओर से दायर मानहानि याचिका सुनवाई की योग्य नहीं है। हालांकि कोर्ट ने इस पर कोई आदेश पारित नहीं किया है। बता दें कि धोनी के पूर्व बिजनेस पार्टनर मिहिर दिवाकर ने धोनी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया है। भारतीय टेनिस टीम डेविस कप के लिए पाकिस्तान के दौरे पर है, जिसको लेकर अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ ने पाकिस्तान को सावधानी बरतने की नसीहत दी है। इसके बाद भारतीय टीम को हाई सिक्योरिटी के बीच रखा गया है। सुरक्षा के मद्देनजर बम निरोधक दस्ता हर सुबह इस्लामाबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जांच करेगा। जाहिर है कि भारतीय टेनिस टीम डेविस कप के लिए 60 साल के बाद पाकिस्तान दौरे पर गई है। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।